नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं को डिप्टी सीएम ने दिया बूथ जीतने का मंत्र। व्यापारियों ने किया पुलिस बल को सम्मानित। और कानपुर हिंसा मामले में पीएफआई का भी नाम जुड़ा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को गाजियाबाद में रहे। उन्होंने बूथ सशक्तिकरण अभियान में हिस्सा लिया। ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को अपने बूथ मजबूत करने के निर्देश दिए। इस दौरान अगले लोकसभा चुनाव को लेकर नीति पर विचार किया गया। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से 2 जून से 16 जून तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बूथ सशक्तिकरण अभियान सम्मेलन का आयोजन किया गया। पांडव नगर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। पाठक ने कहा कि भाजपा और दूसरे दलों में कई फर्क हैं। इसमें से सबसे बड़ा फर्क बूथ लेवल मैनेजमेंट का है। भाजपा के पास बूथ लेवल पर जितने कार्यकर्ता हैं उतने किसी दल के पास नहीं है। अगर बूथ जीत लिया तो समझो कि चुनाव जीत लिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चुनाव में माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा होता है, इसे नतीजे से समझा जा सकता है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ता सक्रिय है तो फिर पार्टी को अवश्य ही वोट मिलेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। कार्यकर्ता यह समझने की भूल न करें। अभी से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बूथों को और अधिक मजबूत करने में जुट जाए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भाजपा महानगर प्रभारी अमित वाल्मीकि और संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बूथ अभियान कार्यक्रम में जाने से पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने काफ़ी समय तक केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और गाजियाबाद के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब कानपुर में हालात सुधरने लगे हैं। इस मामले में पीएफआई का कनेक्शन होने की बात भी सामने आ रही है। अब तक 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 55 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कानपुर में शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपद्रव के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कनेक्शन सामने आने की आशंका है। देश में कई दंगों के साथ उपद्रव के मामलों में इस संगठन की भी साजिश रहती है। इसी कारण कानपुर में हुए बवाल पर इसकी साजिश का शक जताया जा रहा है। कानपुर में अब हालत नियंत्रण में है। कई बटालियन पीएसी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने रात में ही दंगा पर नियंत्रण पा लिया था। कानपुर के पुलिस कमिश्नर वीएस मीना ने गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों जो इनपुट दिया है उसमें अचानक हुए उपद्रव में पीएफआई के कनेक्शन की भी आशंका जताई गई है। अब पीएफआई के कनेक्शन की जांच प्रारंभ हो गई है। कानपुर के नई सड़क क्षेत्र में शुक्रवार को उपद्रव के मामले में 55 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि हजारों अज्ञात लोग इस समय पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस रात भर दबिश देकर 35 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पीएसी की कई कंपनियां आ चुकी हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हिंसा के पीछे पीएफआई या किसी अन्य संगठन की साजिश को खंगाला जा रहा है। कानपुर हिंसा मामले पर पुलिस आयुक्त विजय मीना ने कहा कि हमने पुलिसकर्मियों को संक्षिप्त में समझाया कि सब सतर्क और सजग रहकर ड्यूटी करेंगे। कुछ लोग नए लड़के अचानक 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई। विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है। पुलिस इस समय कानपुर में रूट मार्च और फुट पेट्रोलिंग भी कर रही है ताकि आम आदमी में विश्वास बन सके। यहाँ पर्याप्त बल तैनात है। पुलिस कमिश्नर विजय मीना ने कहा कि प्रशासन से बातचीत के बाद कानपुर बंद का ऐलान करने वाले संगठनों ने अपने इस बंद को वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी अचानक हिंसा भड़क गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
13 साल लंबे समय के बाद गाजियाबाद में ऐसा हुआ कि व्यापारियों ने पुलिस को सम्मानित किया। एसएसपी से लेकर सिपाही तक को मंच से सम्मान मिला। दरअसल व्यापारी वर्ग 1 लाख के इनामी बदमाश की मुठभेड़ में हुई मौत से बहुत खुश हैं। 13 साल बाद गाजियाबाद में पुलिस टीम का सम्मान व्यापारियों द्वारा किया गया। 13 साल से पुलिस का कोई सम्मान समारोह गाजियाबाद में नहीं किया गया था। लंबे समय बाद हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने शिरकत की। सिपाही से लेकर एसएसपी तक का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम से एक बार फिर संकेत गया है कि योगी सरकार में अपराधों में कमी आई है। गाजियाबाद पुलिस की नई टीम जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है, निसंदेह आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। एसएसपी मुनिराज की टीम द्वारा पिछले दिनों 1 लाख के इनामी बदमाश बिल्लू दुजाना और 50,000 के इनामी बदमाश राकेश दुजाना को एनकाउंटर में मार दिया गया था। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में व्यापारियों के कई संगठनों ने जीटी रोड स्थित होटल वेस्टव्यू में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस सम्मान समारोह में एसएसपी समेत 44 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को प्रतीक चिन्ह और पटके भेंट किए गए। एसएसपी मुनिराज, एसपी सिटी निपुण अग्रवाल, एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा को प्रतीक चिन्ह दिए गए। सम्मान समारोह के दौरान दैनिक युग करवट के प्रधान संपादक कलामत मियाँ, मनोज गुप्ता और राजकुमार राणा सहित कई समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। एसएसपी मुनिराज न केवल भाव विभोर हुए बल्कि अभिभूत कर देने वाले इन पलों को उन्होंने अपने मन की बात उजागर करते हुए कहा कि गाजियाबाद से उनका गहरा रिश्ता है। उन्हें यहाँ के निवासियों से गहरा लगाव है। आमजनों की पीड़ा का अंत करने के लिए वे रोज़ अपने कार्यालय पर कई घंटे सुनवाई करते हैं। पीड़ित व्यक्ति के लिए 24 घंटे उनके द्वार खुले हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है और उसकी सुनवाई नहीं होती तो कैंप कार्यालय पाकर किसी भी समय मिल सकता है। उन्होंने नौकरी किया, हर जनपद का अलग अलग क्राइम पैटर्न है। मैं आगरा में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी अलग तरह के क्राइम पैटर्न है। और स्पेशली गाजियाबाद और नोएडा एनसीआर का रीजन है। यहाँ का अपराध और अपराधी ये दूसरा तरीका अपराधी है। अब इन लोग का काम करने के लिए हमारा पुलिसिंग बहुत अच्छे कर रहा है। हमारी टीम बहुत क्षमता है हमारी टीम के पास, बस उसका लीडरशिप देके हम लोग आगे उनसे काम लेना है। अब ये कर रहा हूँ, हमारी टीम हमारा साथ है। अब आप लोग से निवेदन करूंगा, कहीं भी आप डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत हो, आपका कोई भी चीज हो, हमसे आके पर्सनली बात कर सकते, आप टाइम लेकर हमसे मिल सकते हैं। हम 100% आपके लिए 24/7 आप लोग के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप लोगों के माध्यम से पूरा व्यापारियों के लिए भी संदेश दे रहा हूँ, आप लोग कहीं भी किसी की डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं आप लोग के साथ। अब उन्होंने कहा कि गाजियाबाद से ही उनकी सर्विस की शुरुआत हुई थी और अब तीसरी पोस्टिंग में गाजियाबाद के एसएसपी के रूप में है। इससे पहले वे सीओ और एसपी के पद पर भी रहकर अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग से वे गाजियाबाद को अपराध मुक्त करने की कवायद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने पुलिस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। शिविर गाजियाबाद में कमला नेहरू नगर में आयोजित किया गया। मंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास की सराहना की। संगोष्ठी के दौरान भारतीय पुलिस बल विशेष यूनिट बनाने की और देश में सबके सम्मान, संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ देश में एक शांतिपूर्ण माहौल बने, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम सब लगातार ट्रेनिंग करते हैं, अन्य अन्य विषयों पे संगोष्ठियाँ करते हैं। अलग अलग तरह के सारे प्रयास, उनका सबका उद्देश्य एक ही होता है। और आपने निश्चित रूप से इस 2 दिन में आपस में बहुत सारे विचार साझा किए होंगे। जैसे अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी बता रहे थे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के, ट्रेनिंग सेंटर्स के ऐसे अनुभवी विद्वान और अधिकारीगण ने आपके बीच में आकर के न केवल अपने उद्बोधन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, उसमें भी आपस में एक दूसरे का भी जब आपने बातचीत की होगी तो सब लोग सीखते हैं। जब इस तरह की बात होती है तो आपस में भी सीखते हैं, विद्वानों से भी सीखते हैं, अनुभवी लोगों से भी सीखते हैं। और उस सब से जो निकल करके निष्कर्ष आता है इस मंथन के बाद, जैसा आपने कहा, जो कुछ निकल करके आएगा वो हमारे आने वाले समय में जो हमारी भविष्य की पुलिसिंग होगी तो निश्चित रूप से इस संगोष्ठी से कुछ ऐसा जरूर निकल करके आएगा जो न केवल हमारी योग्यता और क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि बेहतर पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग की जो हमारी अवधारणा है उसमें भी हमारी मदद करेगा। ज्ञानवापी मंदिर में पूजा करने की जिद पर अड़े अभी मुक्तेश्वर को घर पर ही नजरबंद कर लिया गया। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। स्वामी ने कहा कि वो पूजा करने का अधिकार नहीं मांग रहे, पूजा करना चाहते हैं। उनको अधिकार है, उस मूर्ति को अधिकार है। देवी
उस मूर्ति को अधिकार है कि वो नहाने का पानी पाए, उस मूर्ति को अधिकार है कि वो भोजन पाए, पीने के लिए पानी पाए, उससे क्यों वंचित किया जा रहा है? यही हमारा मूलभूत प्रश्न है। आप हमको मत जाने दो, आप हमको कुछ भी कर दो, आप हमको सूचना करो प्रामाणिक रूप से कि पूजा आज की हो गई, हम अभी बंद कर देंगे। हमको पूजा से मतलब है, हमको पूजा के अधिकार से नहीं। जो न्यायालय में दूसरे पक्षकार गए हैं वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार 2 महीने बाद उनको मिलेगा, चलेगा। हम अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम भगवान की पूजा मांग रहे हैं। गाजियाबाद में महिला पुलिस अधिकारी की पिस्तौल भी आग उगलने लगी है। महिला दरोगा मंजू सिंह की कुख्यात गैंगस्टर रिजवान से मुठभेड़ हुई, इसमें रिजवान घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इंदिरापुरम पुलिस, जिसमें एसआई मंजू सिंह नेतृत्व कर रही थी, 5-6 की पुलिया पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर सवार होकर के 2 संदिग्ध उधर से गुजरे। जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं, बल्कि हिंडन पुल के पैरेलल कच्चे रास्ते पर भागे। पुलिस टीम द्वारा जब इनको घेरा गया तो संदिग्धों द्वारा उन पर जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी को भी गोली लगी, जिनको पकड़ करके घायल को भेजा गया, हॉस्पिटल भेज दिया गया। पूछताछ में उसका नाम लक्की उर्फ रिजवान उसने बताया, उस पर करीब 5-6 मुकदमे हैं और ये गैंगस्टर में इंदिरापुरम थाने से ही वांटेड चल रहा था। और दूसरा अपराधी भी जो उसके साथ था, उस पर 16-17 मुकदमे हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग से विपक्षी दलों में भी नाराजगी है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। कश्मीरी पंडितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मासूमों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से पीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की मांग की है। कश्मीर में जो पंडितों की हत्या हो रही है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसके लिए आज हम आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये मोदी सरकार बिल्कुल नाकारा सरकार होती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ आज वही हो रहा है जो वर्ष 1990 के आसपास हुआ करता था। उनके घरों और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। 1 महीने में कई टारगेट किलिंग के मामले सामने आ चुके हैं। इसकी वजह से कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं और पलायन कर रहे हैं। जो कश्मीर वहाँ पे पंडित जो रहते हैं, कश्मीरी पंडित, उनकी हत्या लगातार हो रही है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और ऐसी नाकारा डरपोक मोदी सरकार वहाँ कश्मीरी पंडितों को बचा नहीं पा रही है और हम यहाँ पे न्याय के लिए आए हुए हैं। दहशत के माहौल में वे लोग रोजी रोजगार छोड़ने तक को मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया करने की मांग भी की है ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में भी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दीपक नाम का एक बदमाश घायल हो गया। इस बदमाश पर वाहन चोरी के कई केस दर्ज हैं। इसके कब्जे से हथियार भी बरामद हुए हैं। थाना लोनी की टीम के द्वारा निठौरा रोड अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी घटनाओं को रोकने के क्रम में, और इसी चेकिंग के दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल बिना नंबर की आती हुई दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया गया तो वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा जब पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग किया, जिसमें कि बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम फिरोज बताया, जो अंसार बिहार लोनी का रहने वाला है। ये पता चला कि वो हमारे यहाँ से थाना लोनी पर पंजीकृत 578/22 398 401 411 मुकदमे में वांछित है और एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और भी उसके आपराधिक मामलों के विषय में जानकारी की जा रही है। उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर और
कुछ कार्टेज मिले हैं। मोटरसाइकिल के विषय में पता लगाया जा रहा है कि वह चोरी की है या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल बदमाश को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बड़ी घटना होने से बच गई। यहां कार्गो के एक टो वाहन में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर यहां हड़कंप मच गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। उड़ता धुआं, आग की लपटें, आग को बुझाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मी। ये नज़ारा राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का है, जहां 3 जून को शाम करीब 5:25 पर अचानक कार्गो बे में मौजूद टो वाहन से धुआं निकलने लगा। जब तक वहां पर मौजूद स्टाफ कुछ समझ पाता, तब तक उसमें आग लग चुकी थी। आग की लपटें देखते ही एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। वाहन को विमानों से सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। आनन फानन में CISF जवानों ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन वाहन पूरी तरह से जल गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक महज 7 मिनट में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। पर सवाल ये है कि कार्गो बे में अचानक आग कैसे लग गई। हालांकि इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद के बमहेटा में रह रहे परिवार ने 13 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, मगर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिवार के लोगों ने बसपा के नेताओं के साथ प्रदर्शन किया। मेरी बेटी है 13 साल की, उसके साथ बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं और बहुत तंग है। हम 8 दिन से काट रहे हैं, 8 दिन से 28 तारीख का मुकद्दर है हमारा, और आज तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुले घूम रहे हैं, हमारे खाने पीने के काम ढंग छोड़े पड़े हैं। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? अब क्या मांगे आपकी SSP साहब? हमारी मांग ये है कि उन्हें गिरफ्तार रखे जाए। जी, एक बच्ची है 13 वर्ष की, थाना कबीरनगर, और उसका जो गैंग रेप हुआ, 3 लोगों ने गैंग रेप किया, तुलसी, मुकुल और सुमित। तुलसी, मुकुल, सुमित तीनों ने गैंग रेप किया है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमें बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम घर में घुस के उनके सरों को काट करके थाने पर रख देंगे। 30 तारीख को उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद रिपोर्ट भी हो गई है और FIR होने के बाद भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बलात्कारियों को पकड़ के और उनको जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यहाँ तक कि फांसी भी कम होगी, क्योंकि एक नाबालिग बच्ची जो एक तरह से मतलब उसके साथ में जो हुआ है वो गाड़ी में डाल के लेके गए और बलात्कार करने के बाद फिर उसे फेंक गए, फिर घर वाले लेके आए। उसके बाद आगे जो अभी तक जो इन्होंने केस दर्ज किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।